Hey, so hi everyone, welcome back to this channel. So in this video, I'm gonna discuss the problem of weekly contest 4 not 2, and in this video, I'm gonna discuss the three problem that is BCD. तो मैं आज count pairs that form a complete day 2, maximum total damage with spell casting और peaks in an array डिस्कस करूंगा। और ये तीनों प्रॉब्लम काफी अच्छी है। एंड अगर कोई कोड फोर्सेस करता होगा, कोड फोर्सेस का कॉन्टेस्ट देता होगा, तो उसे बी एंड सी प्रॉब्लम दिखा होगा, क्योंकि कोड फोर्सेस में बी सी प्रॉब्लम ऐसा आ चुका है, नॉट टोटली सेम बट उसका वेरिएंट आ चुका है। So anyhow, I gonna first discuss the B problem, then after that I gonna discuss C, then D. तो इस वीडियो में मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा, बट मैं एक्चुअल लॉजिक की तरफ आऊंगा, लाइक कि तुम अगर इस टाइप का प्रॉब्लम देखते हो तो हाउ यू गोना सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज इस टाइप का प्रॉब्लम में पैटर्न होता है, तो वो मैं मोस्टली डिस्कस करूंगा, लाइक कि तुम उस पैटर्न को कैसे रीच आउट करो और आगे चल के अगर इस टाइप का प्रॉब्लम तुम देखो तो उसको कैसे पकड़ो। और मुझे जहां तक याद है कि एक स्टार्टअप था जो ये बी प्रॉब्लम पूछी थी, मीन्स इट वॉज सिमिलर टू बी प्रॉब्लम, सेम नहीं, क्योंकि वहां पे ये जो तुम्हारा 24 है ना, वहां पे 24 नहीं था, वहां पे कुछ के वैल्यू था जिसमें के गिवन था। सो एनी हाउ लेट्स डिस्कस टू द बी प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, देन आई गोना डिस्कस इट्स अप्रोच, लेट हाउ यू विल गोना थिंक दिस प्रॉब्लम। सो इफ यू हैव नॉट फॉलोड दिस चैनल सो प्लीज 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 फॉलो इट, बिकॉज मैं आने वाली टाइम में जितना भी कॉन्टेस्ट होगा उसका वीडियो सोल्यूशन डालूंगा। सो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट। तो इस प्रॉब्लम में ये बोल रखा है कि तुमको नंबर ऑफ डिफरेंट पेयर बताना है, नंबर ऑफ डिफरेंट पेयर बताना है सच दैट आई शुड बी लेस देन जे, मीन्स कोई सा भी इंडेक्स सिलेक्ट कर रहे हैं आई, सो नेक्स्ट इंडेक्स शुड बी जे सच दैट आई लेस देन जे। ठीक है। नाउ दूसरा कंडीशन ये दे रखा है कि तुम्हारा जो टाइमिंग दिया है आवर्स ऑफ आई प्लस आवर्स ऑफ जे, तो वो टाइमिंग भूल जाओ, सीधा समझो कि तुम्हारा वेक्टर दिया हुआ है, तो वी ऑफ आई प्लस वी ऑफ जे को अगर हम मोड करते हैं 24 से, ठीक है, तो वो जीरो आना चाहिए। तो यही तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। तो जैसे कि अगर हम ये पहला टेस्ट केस देखें तो इसमें अगर हम इंडेक्स 0 और 1 को पिक करते हैं तो इन दोनों का सम क्या है, 12 प्लस 12 24, 24 मोड 24 जीरो आता है। ठीक है। और नेक्स्ट तुम्हारा पेयर जो बनेगा वो इंडेक्स 3, 4 बनेगा, 24 प्लस 24 तुम्हारा 72 होता है और 72 मोड 24 जीरो आता है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सोल्यूशन की तरफ। सो इट वाज वेरी नाइस प्रॉब्लम, लेट्स मूव टू इट्स सोल्यूशन। सो इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैं पहला टेस्ट केस ले रहा हूँ, दैट इज एन में तुम्हारा जो एलिमेंट है वो 12 12 30 24 24 है। ठीक है। अब तुम्हारा जो सम, दो पेयर का सम आना चाहिए वो 24 के बराबर आना चाहिए। तो मीन्स यहाँ पे अगर हमको v ऑफ आई प्लस वी ऑफ जे मोड के जीरो आ रहा है तो ये के 24 दिया हुआ है। तो अब ये प्रॉब्लम तुमको मतलब हर जगह दिखेगा, ऐसा ही नहीं दिखेगा कि 24 है, बट कोई दूसरा प्रॉब्लम तुमको मिलेगा तो वो इस प्रकार मिलेगा कि फाइंड नंबर ऑफ पेयर सच दैट देयर सम इज इक्वल टू के। और ये प्रॉब्लम जो सम इज इक्वल टू के है, ये एक स्टार्टअप में उसका ऑनलाइन असेसमेंट का प्रॉब्लम बन के आया था, और मुझे वो स्टार्टअप का नाम नहीं याद है, तो मीन समझ सकते हो कि ये प्रॉब्लम इतना फेमस है। सो अब हम डिस्कस करेंगे लाइक कि तुम कैसे अप्रोच करोगे इस प्रॉब्लम को, कि सम ऑफ एनी पेयर मोड के जीरो होना चाहिए तो कितना पेयर है। ठीक है। तो यहाँ पे के का वैल्यू 24 दिया हुआ है। अच्छा, अब क्योंकि तुमको एक ऐसा पेयर चूज करना है सच दैट उसका सम मोड के जीरो आना चाहिए, तो तुम इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करो, ये जो एक्सप्रेशन है इसको एक्सपेंड करो, तो ये क्या बन के आएगा, v ऑफ आई मोड के प्लस v ऑफ जे मोड के का होल मोड के इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। मतलब इससे तुमको क्या दिख रहा है कि तुम पहले v ऑफ आई और v ऑफ जे है उसको पहले मोड के कर दो, फिर फाइनली तुम ऐसा दो पेयर बताओ जिसका सम मोड के करने पे जीरो आ रहा है। अब तुम बोलेगा कि भैया आप क्या कर रहे हैं, बात तो बराबर है, ये ऊपर का एक्सप्रेशन कि दो पेयर का सम मोड के होना चाहिए, फिर हम पहले मोड के कर दे रहे हैं हर एक एलिमेंट से, फिर सम करके मोड के कर रहे हैं, तो बात तो बराबर है, तो आप पहले मोड के क्यों कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि मेरा अंदर का वी ऑफ आई मोड के और वी ऑफ जे मोड के करेंगे तो ये जो फाइनल वैल्यू बनेगा वो लेस देन के होगा, मतलब ये इसका वैल्यू लेस देन के होगा और इसका वैल्यू लेस देन के होगा, क्योंकि तुमको ये बात पता है ना कि तुम कोई सा भी एलिमेंट को मींस एक्स मोड वाई करते हो तो इसका वैल्यू हमेशा तुमको लेस देन वाई आएगा, ये चीज तो पता है ना। तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि ये चीज कि पहले अगर तुम मोड कर दोगे तो उसका वैल्यू लेस देन के हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्योंकि के का वैल्यू तुम्हारे पास 24 है तो लेस देन के तुम्हारा क्या क्या बन के आएगा, तो obvious सी बात है, या तो जीरो बन के आएगा, या तो 1 बन के आएगा, 2 बन के आएगा, इसी तरह करते करते तुम्हारा 23 बन के आएगा। ठीक है, बढ़िया है। अब इस वेक्टर वी में तुमको एक ऐसा दो पेयर चूज करना है जिसका सम मोड 24 करे तो जीरो आ जाए। तो मान लेते हैं हम कोई एक इंडेक्स आई चुने जिसका वैल्यू एक्स है और एक इंडेक्स जे चुने जिसका वैल्यू वाई है। तो एक्स प्लस वाई का रेंज कहाँ से कहाँ लाई करेगा, अब तुम खुद बताओ। तो तुमको पता है कि मिनिमम वैल्यू जीरो है, तो अगर दोनों को जीरो रखेंगे तो मेरा मिनिमम सम क्या बनेगा, दो पेयर, एक पेयर का जीरो। अगर हम मैक्सिमम दोनों को रखते हैं 23 23, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा तुम्हारा 46। तो इससे तुमको क्या आइडिया मिल रहा है कि अब मेरा पेयर का मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज जीरो से 46 तक लाई करेगा, जीरो से 46 तक लाई करेगा। ठीक है। तो मतलब जीरो से 46 में तुम्हारा क्या क्या वैल्यू आता है, तो जीरो आता है, 1 आता है, 2 आता है, करते 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 तुम्हारा 24 आएगा, फिर 25 आएगा,
फिर डैश 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 तुम्हारा 46 तक आएगा, ठीक है। तो अब इस रेंज में तुम्हारा किस वैल्यू से मोड करे जो 24 से मोड करने के बाद जीरो आ जाए। तो एक तुम्हारा जीरो मोड 24 करने पे जीरो आएगा, और दूसरा तुम्हारा 24 मोड 24 करने पे जीरो आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अब तुम्हारा एक सिंपलर प्रॉब्लम में टूट गया कि फाइंड नंबर ऑफ पेयर आई जे सच दैट आई लेस देन जे एंड वी ऑफ आई प्लस वी ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या तो वी ऑफ आई प्लस वी ऑफ जे इक्वल टू 24 होना चाहिए सच दैट आई लेस देन जे होना चाहिए। तो ये तुम्हारा सिंपल प्रॉब्लम में टूटा कि नहीं टूटा। अब ये डिपेंड करता है कि तुम ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे बिग ऑफ एन में, क्योंकि तुम एन स्क्वायर लूप चला नहीं सकते हो, 10/5 है तुम्हारा कॉन्स्टेंट्स। तो इस चीज को अब कैसे करें ऑप्टिमली, ठीक है। तो यार ये प्रॉब्लम तो अब बहुत बेसिक प्रॉब्लम टूट गया। तो अगर तुमको यहाँ से आइडिया लग गया है तो तुम इसे जाओ और खुद से करो। अगर नहीं भी आइडिया लगा है तो अब तुम इस प्रॉब्लम को, इस सब प्रॉब्लम को सोचो खुद से, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि कोई सा भी बड़ा प्रॉब्लम मिले उसे एक सिंपलर प्रॉब्लम में तोड़ो, एक सब प्रॉब्लम में तोड़ो। और ये मेरे पास सब प्रॉब्लम में टूट के आया कि फाइंड नंबर ऑफ पेयर सच दैट द सम ऑफ पेयर इज आइदर 0 और सम ऑफ पेयर इज आइदर 24, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो अगर तुमको नहीं कुछ आ रहा आइडिया तो तुम फिर भी जाओ और इस सब प्रॉब्लम को करो। तो अगर तुम ये कर देते हो, ये सब प्रॉब्लम कर देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी अच्छा हो जाएगा। तो तुम पहले जाओ खुद से करो, अगर नहीं होता तो यहाँ से तुम फिर कंटिन्यू करना, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो। और हम हमेशा बोलते हैं कि तुम कोई सा भी एक प्रॉब्लम कर रहे हो तो उसका सोल्यूशन डायरेक्टली मत देखो, अगर नहीं हो रहा है तो उसका पहले एक हिंट लो। हिंट वन में क्या बोल रहा है कि ये किस टॉपिक का है, ब्रीफिक सम का है या फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है, कोई सा भी। उस हिंट से तुमको कुछ आइडिया लग रहा है तो खुद से सॉल्व करो। फिर भी नहीं आइडिया लग रहा है तो फर्दर हिंट देखो, जो हिंट टू होता है कि अगर डीपी से हो रहा है तो फिर क्या लिया है, तुम्हारा स्टेट क्या लिया है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि तुम एक छोटा सा हिंट लेके करो, ताकि इससे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम गए सोल्यूशन देखे और उसको कर दिए। और मैं ऐसा चाहता नहीं कि तुम मेरा सोल्यूशन देखो कर दो, क्योंकि इससे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थोड़ी ना बढ़ा, तुम तो बस सोल्यूशन देख के कर दिए। सो एनी हाउ इसको जाओ और तुम खुद से करो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो यहाँ से कंटिन्यू करना। बट जाते जाते एक सब्सक्राइब और लाइक कर देना, सच दैट आई विल गेट मोर मोटिवेशन टू मेक सच अ वीडियो। अब ये प्रॉब्लम तुम्हारा इसमें टूट गया, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करें। तो देखो, तुमको एक्चुअली में क्या बताना है, तुमको नंबर ऑफ डिफरेंट पेयर आई जे सच दैट आई लेस देन जे, और वी ऑफ आई प्लस वी ऑफ जे का वैल्यू तुम्हारा या तो 0 होना चाहिए या तो 24 होना चाहिए। तो तुम्हारे पास जो एरे दिया हुआ था वो तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मान लो अगर तुम करंट एलिमेंट पे हो, डेट इज 0 पे हो, और उसका वैल्यू कुछ x है, ठीक है। तो तुम क्या पूछोगे कि आगे ऐसा कितना एलिमेंट है जिसका वैल्यू 24 माइनस एक्स है, सच दैट x का वैल्यू 0 ना हो, सच दैट x नॉट इक्वल टू 0। वही अगर x 0 होगा तो हम पूछेंगे आगे ऐसा कितना एलिमेंट है जिसका वैल्यू 0 हो, ताकि हमको ये दोनों केस कवर करना है, 0 प्लस 0 0 आए, या तो अगर 0 नहीं हो तो x प्लस 24 माइनस एक्स तुम्हारा 24 आए। तो ये चीज अब तुम किसी ith एलिमेंट पे हो, किसी ith इंडेक्स पे हो, दैट इज मान लो 0 इंडेक्स पे हो, तो तुम आगे लूप से इटरेट करके आंसर तो नहीं निकालोगे, वरना वो टीएल ही दे देगा हर बार कि तुम 0 इंडेक्स पे हो, हम हर बार जा रहे हैं 1 से 5 तक, फिर आंसर निकाल रहे हैं, फिर 1 इंडेक्स पे पहुंचे तो 2 से 5 तक जा रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं, तो ऐसे करोगे तो टीएल ही दे देगा। तो क्योंकि तुमको टीएल से बचना है, सो रेदर देन गोइंग फ्रॉम बैक टू फ्रंट, इट विल बी बेटर टू गो फ्रॉम एंड इंडेक्स टू द फर्स्ट इंडेक्स। अब बोलेगा ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम साथ में एक मैप भी रखेंगे, साथ में हम एक मैप भी रखेंगे, ताकि हम जैसे जैसे पीछे आएंगे तो मैप में उस वैल्यू को रख देंगे। जैसे मान लो अभी हम पीछे आते आते करंट इंडेक्स 2 पे हैं, तो मैप में मेरे पास थर्ड इंडेक्स का वैल्यू, फोर्थ इंडेक्स का वैल्यू एज वेल एज फिफ्थ इंडेक्स का वैल्यू रखा रहेगा। अब क्योंकि करंट इंडेक्स 2 पे है, उसका वैल्यू x है, तो हमको क्या पता करना है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, तो मेरे आगे डेट इज इंडेक्स 3 4 5 में ऐसा कितना एलिमेंट है जिसका वैल्यू 24 माइनस एक्स। अब क्योंकि हम पीछे आ रहे थे, इन सभी वैल्यू को हम मैप में रख लिए थे, तो हम उस मैप से तो इजीली पूछ सकते हैं ना कि मैप ऑफ 24 माइनस एक्स जितना भी होगा उसको हम फाइनल आंसर में ऐड कर देंगे, अगर मेरा x 0 ना हो। वही अगर x 0 होता तो मैप ऑफ 0 ऐड कर देंगे। तो देखो ये प्रॉब्लम तुम्हारा क्या बोल रहा था कि फाइंड नंबर ऑफ पेयर जिसका मोड 24 से 0 आए, वहां से हम इसको सब प्रॉब्लम में तोड़े, दैट इज फाइंड नंबर ऑफ पेयर जिसका, फाइंड नंबर ऑफ पेयर जिसका सम या तो 0 हो या तो 24 हो, और ये चीज ऑप्टिमली करना है। तो फिर हम फर्दर इसमें आए, फिर हम फर्दर इसका सोल्यूशन में आए कि हम इस बार पीछे से इटरेट करके आंसर निकालेंगे। तो मैं एक बार जो तुम्हारा पहला टेस्ट केस था उसको ड्राई रन कर देता हूँ और उसका आंसर एक बार तुम्हारे लिए निकाल देता हूँ, ताकि तुम्हें फर्दर अच्छे से समझ में आ जाए, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तुम्हारे पास। तो तुम्हारा जो टेस्ट केस था उसमें उस वेक्टर को मान लेते हैं v। तो वेक्टर में था तुम्हारा 12, फिर 12, फिर 30, फिर 24 एंड देन लास्ट 24। तो हम जैसा कि बताएं कि सबसे पहले कि तुम सारा एलिमेंट को मोड 24 निकालो, तुम सारा एलिमेंट का मोड 24 निकालो। तो v डैश तुम्हारा नया आईडी बनेगा, वो बनेगा
12 मोड 24 12 ही होता है, अगेन 12 मोड 24 12 ही होता है, बट 30 मोड 24 तुम्हारा 6 आएगा। नाउ 24 मोड 24 0 आएगा, एंड अगेन 24 मोड 24 0 आएगा। तो तुम्हारा जो नया अपडेटेड वेक्टर बना है वो तुम्हारा 12 12 6 0 0 बना है। साथ में एक मैप रखेंगे, और मैप में तो अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हम पीछे से इटरेट कर रहे हैं, और हमको क्या निकालना है कि फाइंड नंबर ऑफ पेयर आई जे सच दैट आई लेस देन जे, और वी ऑफ आई प्लस वी ऑफ जे या तो 0 हो या तो 24 हो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बोल रहे हैं कि तुम पीछे से इटरेट करो, तो पीछे से इटरेट करेंगे तो एक बार इसको इंडेक्सिंग दे देते हैं 0 1 2 3 4। तो हम अभी 4 इंडेक्स पे होंगे। 4 इंडेक्स पे तुम्हारा क्या है वैल्यू, एक्स क्या है तुम्हारा, यहाँ पे 0 है। तो हम क्या पूछेंगे, मेरे आगे ऐसा कितना 0 है, तो हमको अब टोटल सम 0 बनाना है। तो हम क्या पूछेंगे, मेरे आगे इतना कितना एलिमेंट है जिसका वैल्यू 0 है, तो मैप बोलेगा मेरे पास तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो मेरा ये जो फाइनल वेरिएबल आंसर होगा, तो आंसर में इनिशियली तुम 0 से असाइन करोगे। अब क्योंकि तुम इंडेक्स 4 पे हो, तो वहाँ पे तुम्हारा वी डैश का वैल्यू 0 है, तो तुम फर्दर पूछोगे कि मेरे आगे ऐसा कितना एलिमेंट है जिसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो मैप में ऐसा कोई सा भी अभी एलिमेंट नहीं है, तो तुम आंसर में अपडेट नहीं करोगे। और क्योंकि अब तुम फर्दर पीछे आओगे, तो उससे पहले इस 0 को मैप में अपडेट करोगे। तो बताओगे कि अभी 0 1 आ चुका है अभी तक। अब फर्दर तुम पीछे गए, तो अब इनकाउंटर किए तुम थर्ड इंडेक्स को। थर्ड इंडेक्स का वी डैश का वैल्यू 0 है, तो तुम क्या पूछोगे, मेरे आगे ऐसा कितना एलिमेंट है जिसका वैल्यू 0 हो। तो तुम मैप से पूछोगे, तो वो बोलेगा एक एलिमेंट तो है जो इंडेक्स 4 पे था। तो देखो तुम्हारा 3 और 4 एक पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, डेट इज 0 प्लस 0 0 आ रहा है। तो हम आंसर में अब मैप ऑफ 0 को ऐड करेंगे। तो आंसर प्लस मैप ऑफ 0 अगर करते हैं, तो मैप ऑफ 0 का वैल्यू 1 है, तो आंसर तुम्हारा अपडेट हो जाएगा 1 से। तो आंसर फाइनली तुम्हारा अपडेट हुआ यहाँ पे 1 से, ठीक है। अब क्योंकि फर्दर हम पीछे आएंगे, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इस 0 को अपडेट करेंगे मैप में। तो ये अब मैप ऑफ 0 प्लस प्लस करेंगे, तो ये 1 से 2 बन जाएगा, ठीक है। अब हम अब हम इंडेक्स 2 पे हैं जिसका वैल्यू 6 है। तो हम क्या पूछेंगे आगे कि ऐसा कितना एलिमेंट है जिसका वैल्यू 24 माइनस 6 है, दैट इज 18 है। तो ये मैप बोलेगा ऐसा तो कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो पीछे बढ़ो। बट पीछे बढ़ने से पहले एक चीज़ कर दो, दैट इज 6 को अपडेट कर दो मैप में। तो 6 एक मैप में आया जिसका भी काउंट 1 है। फर्दर आए, तो अब तुम्हारा करंट इंडेक्स जो इनकाउंटर हुआ 1, उस पर क्या एलिमेंट है, 12। तुम आगे क्या पूछोगे कि मेरे आगे ऐसा कितना एलिमेंट है जिसका वैल्यू 24 माइनस 12 के बराबर है। तो मैप बोलेगा 24 माइनस 12 दैट इज 12, तो है नहीं मेरे पास, तो वो कुछ अपडेट नहीं करेगा। तो तुम और पीछे जाओ, बट पीछे जाने से पहले इस 12 को अपडेट करो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 12 1। अब फर्दर आए तुम यहाँ 0 इंडेक्स पे, तो 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है तुम्हारा 12। तो तुम क्या पूछोगे कि मेरे आगे ऐसा कितना एलिमेंट है जिसका वैल्यू 24 माइनस 12 है। तो 24 माइनस 12 तुम्हारा 12 आता है। तो मैप से पूछने गए, तो मैप में एक तो वैल्यू था ऐसा, तो हम आंसर में अपडेट कर देंगे, आंसर प्लस इक्वल टू एम पी ऑफ 12। तो वे 1 ऐड हो जाएगा, और आंसर का वैल्यू तुम्हारा 2 बन जाएगा, क्योंकि ये अब नया पेयर 0 1 बन रहा है तुम्हारा। तो फाइनली तुम्हारा फाइनल आंसर 2 आ गया है, और अब तुम और पीछे नहीं जा सकते हो। तो फाइनली अब तुम रिटर्न कर दोगे तुम्हारा आंसर, तो आंसर तुम्हारा बन गया है 2। सो दिस वाज योर होल सिंपल कोड। तो मैं आशा करता हूँ तुम्हें समझ आया होगा। तो एक बार मैं तुम्हें इसका कोड भी दिखा देता हूँ, बट मैं फिर बोलूंगा कि तुम इस कोड को देखने से पहले खुद से जाओ और इंप्लीमेंट करो, तभी कोड देखना। और अगर फिर भी नहीं बनता है, तो तुम यहाँ से कोड देखना, और मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तुम्हारे लिए। सो ये रहा मेरा कोड कि मैं एक एन लिया हूँ, दैट इज वी डॉट साइज है तुम्हारा एन का वैल्यू। फिर लॉन्ग लॉन्ग आंसर बनाया हूँ 0, और यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग इसलिए लिया हूँ क्योंकि तुम्हारा इंटीजर ओवरफ्लो ना हो, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे वी ऑफ आई का वैल्यू दैट इज आवर्स का वैल्यू 10.9 है, इसलिए मैं लॉन्ग लॉन्ग लेके चला हूँ। अब मैं उससे पहले सारा वेक्टर को अपडेट कर दे रहा हूँ मोड 24 से। फिर एक मैं मैप लिया हूँ, और मैं पीछे से इटरेट करके देख रहा हूँ कि क्या मेरा वी ऑफ आई 0 है या उसके अलावा है। तो अगर वी ऑफ आई 0 है, तो आंसर प्लस वी एम पी ऑफ 0 करो, दैट इज वी ऑफ आई कर दो। और अगर ऐसा नहीं है, तो रिमेनिंग का वैल्यू पता करो। तो रिमेनिंग का वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा 24 माइनस वी ऑफ आई। तो आंसर में फिर से हम ऐड करेंगे एम पी ऑफ रिमेनिंग, और फाइनली तुम अपना मैप को अपडेट करोगे एम पी ऑफ वी ऑफ आई प्लस प्लस, और रिटर्न कर दोगे आंसर। तो ये था मेरा सिंपल कोड। मैं आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा ये सिंपल सा कोड। अगर अभी भी कुछ भी डाउट है, तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं श्योर रिप्लाई करूंगा। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ तुम्हारा प्रॉब्लम सी, दैट इज मैक्सिमम टोटल डैमेज विथ स्पेल। तो ये भी काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है डीपी का। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग यार, मतलब अगर तुम अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, जैसे तुम्हारा हो गया गूगल, डीसो, रूबिक, और अभी तुम्हारा रिसेंटली गेम्स क्राफ्ट में जो इंटरव्यू हुआ था, मेरा एक दोस्त का हुआ था, तो उससे भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग पूछा गया था। तो मतलब अगर तुम अच्छी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो तुम्हारा काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो चलो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम से, ये भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे ही है। और ये सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम तुम्हें कोड फोर्सेस के प्रॉब्लम में भी मिलेगा, और मैं ऐसा कर चुका हूँ इस टाइप का प्रॉब्लम कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट में भी। बस उसमें क्या था कि पावर -1 से पावर +1 तक तुम नहीं ले सकते, बट उसी प्रॉब्लम को चेंज करके ये कर दिए हैं पावर -2 से पावर +2 तक तुम नहीं ले सकते हो। इस प्रॉब्लम को करने के लिए तुम्हें डीपी आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें डीपी आना चाहिए तो बहुत अच्छी लेवल का डीपी आना चाहिए, बस एक नॉर्मल डीपी आना चाहिए। मीन्स नैपसेक प्रॉब्लम, जो कि एक बेसिक प्रॉब्लम माना जाता है डीपी का, वो अगर तुम्हें आता है, तो ये प्रॉब्लम केक वॉक फॉर यू। और मैं
प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें ये प्रॉब्लम समझा के भेजूंगा। और अगर तुम समझ जाते हो तो प्लीज़ इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, सच दैट आई विल गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियो ऑन दिस कंटेंट। तो चलो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, और इस प्रॉब्लम को हम एक कन्वर्ट करेंगे तुम्हारा नैपसैक प्रॉब्लम में, कि देखो ये एक सिंपल प्रॉब्लम में कैसे टूट गया है। तो चलो एक बार हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हें समझा दें सिंपली कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। तो चलो, तो इस प्रॉब्लम में ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक हम वेक्टर देंगे भी जिसमें पावर का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे पावर का वैल्यू है तुम्हारे पास 1 1 3 4। अब ये बोल रहा है कि तुम कोई सा भी एक एलिमेंट को चूज करोगे, मीन्स कोई सा भी एक पावर वैल्यू को चूज करोगे। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा 3 वैल्यू को चूज करते हैं, तो 3 + 1 4 एंड 3 + 2 दैट इज 5 को तुम चूज नहीं कर सकते हो, मीन्स 4 और 5 को चूज मत करना अगर 3 को चूज कर लिया है। सिमिलरली 3 - 1 दैट इज 2 एंड 3 - 1 एंड 3 - 2 दैट इज 1 को चूज नहीं कर सकते, मीन्स अब 1 और 2 को भी चूज नहीं कर सकते। तो फाइनली तुमको ऐसा पावर चूज करना है सच दैट उसका तुम -2 से +2 का वैल्यू नहीं ले सकते हो। तो तुम मैक्सिमम कितना पावर चूज करोगे और उसका मैक्सिमम वैल्यू तुमको रिटर्न करना है। तो जैसे अगर तुम यहाँ पे 3 चूज करते हो, 1 से 5 तक कोई सा भी एक ऐसा एलिमेंट जिसका वैल्यू 1 से 5 के बीच में लाई कर रहा है उसको चूज नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारा आंसर 3 होगा। या तो दूसरा तरीका ये है कि तुम 1 को चूज करो। तो 1 को चूज किए तो 1 क्या बोलेगा कि -1 से 3 तक कोई सा भी एक एलिमेंट ऐसा चूज नहीं कर सकते। तो 1 क्योंकि चूज कर लिए तो अब 4 चूज करेंगे। तो 1 कितने बार है, 2 टाइम है, तो 2 × 1 प्लस 4 चूज कर सकते हैं, तो तुम्हारा आंसर होगा 6। तो अगर वही तुम देखो, तो तुम देखो कि अगर 3 चूज कर रहे थे तो तुम्हारा आंसर था 3, और वही हम 1 एंड 4 चूज कर रहे थे तो मेरा आंसर था 6। तो तुमको क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करना है तो हम रिटर्न करेंगे 6। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो चलो डिस्कस करते हैं कि इस सिंपल प्रॉब्लम को हम एक नैपसैक प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फाइनली एक सोल्यूशन की तरफ आएंगे। सो लेट्स मूव टू इट्स सोल्यूशन। तो चलो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए हम एक खुद से वेक्टर लिए हैं जिसमें हम वैल्यू रखे हैं 1 1 1 2 4 4 5 5 5। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ मुझे कि अगर तुम 1 एलिमेंट पिक करते हो, जैसे मान लो इस 1 को पिक किए, तो क्या बाकी का 1 छोड़ दोगे क्या? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे उससे मतलब ही नहीं है कि तुम कितनी बार 1 पिक करो। बस इससे मतलब है कि अगर मैं 1 पिक किया तो 1 - 2 दैट इज -1 से 1 + 2 दैट इज 3 तक का कोई सा भी एलिमेंट नहीं ले सकते हैं एक्सेप्ट 1, अगर 1 पिक किया। और क्योंकि तुमको मैक्सिमम सम बनाना है, तो अगर कोई सा भी एक 1 एलिमेंट पिक किए तो हम सारा का सारा 1 उठाएंगे। मतलब कि कोई सा भी एक एलिमेंट चूज किए तो वो जितना बार प्रेजेंट होगा उन सारा एलिमेंट को हम लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 3 बार प्रेजेंट है और किसी एक 1 को हम लिए हैं, तो ये सारा का सारा 1 हम लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे? क्यों छोड़ेंगे भाई? अगर हम कोई सा भी एक एलिमेंट को लिए और मुझे मैक्सिमम सम बनाना है तो सारा उसका ऑकरेंस को लेंगे ना, सारा उसका फ्रीक्वेंसी को लेंगे। तो मतलब ये चीज़ तो हमको पता चल गया है कि कोई सा भी एक एलिमेंट को लेंगे तो उसका सारा फ्रीक्वेंसी को लेंगे। तो क्यों ना हम इस वेक्टर को अपडेट कर दें एक वेक्टर पेयर के फॉर्म में, जिसमें एक एलिमेंट का वैल्यू हो और साथ ही साथ उसका फ्रीक्वेंसी हो। तो हम एक नया वेक्टर पेयर बनाएंगे जिसको हम वीडेस मानते हैं, और इसको हम लिखेंगे पेयर के फॉर्म में। ये एक पेयर है। इसमें क्या बता रहा है कि मेरा करंट एलिमेंट क्या है और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है। तो तुम्हारा करंट एलिमेंट क्या है 1 और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है 3। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट तुम्हारा क्या है 2, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है 1। थर्ड एलिमेंट क्या है तुम्हारा 4, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है तुम्हारा 2। एंड लास्टली फोर्थ एलिमेंट क्या है तुम्हारा 5 और उसका फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा 3। तो ये तुम्हारा एडी बना। ठीक है, बढ़िया। सच दैट ये नीचे वाला तुम्हारा वैल्यू बता रहा है और ऊपर वाला तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बता रहा है। चलो बढ़िया। और फाइनली तुम इस वी डैश पेयर को सॉर्ट कर देना। तो सिंपल सी बात है यार कि तुम अगर इस वेक्टर वी जो इनिशियल वेक्टर वी था इसको तुम मैप में रखते हो तो वो क्या रखेगा तुम्हारा 1 का काउंट 3 है, 2 का काउंट 1 है, 4 का काउंट 2 है एंड फाइनली 5 का काउंट 3 है। तो ये मैप तुम्हारा ऑलरेडी रख देगा। फिर तुम मैप को इटरेट करोगे तो मैप का फर्स्ट और सेकंड वैल्यू तुम इस वेक्टर पेयर में रख सकते हो जिसको हम वी डैश से डिनोट किए। और तुम्हारा ये वेक्टर पेयर सॉर्टेड फॉर्म में भी होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए सॉर्टेड फॉर्म में होगा क्योंकि तुम्हारा मैप उसी हिसाब से रखता है, की और वैल्यू सॉर्टेड फॉर्म में रखता है। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को हम डीपी की तरफ सोचते हैं। तो क्या सोचेंगे बताओ तुम ही। तो डीपी की तरफ सोचेंगे तो इस वेक्टर पेयर का तुम्हारा साइज है 4, तो एन का वैल्यू है 4। अब स्टेट को डिफाइन करते हैं कि तुम्हारा डीपी का स्टेट क्या होगा। तो चलो डिफाइन करते हैं। तो डीपी ऑफ 0 बताएगा कि ये जो तुम्हारा वेक्टर पेयर है जो स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है तुम्हारा टिल द साइज ऑफ वेक्टर दैट इज n, तो उसका आंसर क्या होगा। इस बात को गौर से सुनो कि डीपी ऑफ 0 बताएगा कि फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ दिस अपडेटेड वेक्टर पेयर जो कि स्टार्ट होता है इंडेक्स 0 से और एंड होता है n से। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है। अब बात आती है कि सब प्रॉब्लम में कैसे टूटेगा, तो उस पर आप डिस्कस करते हैं। तो सब प्रॉब्लम में ये टूटेगा कि तुम्हारा डीपी ऑफ आई क्या बताएगा। डीपी ऑफ आई बताएगा कि फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ दिस वेक्टर पेयर विच स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स आई इंड एट इंडेक्स एन, कि ये मुझे एक मैक्सिमम सम देगा जो कहाँ से स्टार्ट होता है इंडेक्स आई से और इंड कहाँ पे होता है इंडेक्स एन पे। ठीक है, तो अब हमको डिफाइन करना है कि मेरा डीपी का ट्रांजिशन क्या होगा।
तो चलो वो भी डिफाइन करते हैं। ट्रांजिशन मतलब ये होता है कि तुम किसी भी ith एलिमेंट को पिक किए, तो अब फर्दर तुम किससे आंसर पूछ रहे हो और उस ith एलिमेंट को कैसे अपडेट कर रहे हो, उसे ट्रांजिशन कहते हैं। तो क्योंकि हम स्टेट बना लिए कि मेरा डीपी ऑफ 0 बता रहा है कि 0 से n तक जो साइज होगा एरे का, उसका मैक्सिमम आंसर क्या होगा, और एक्चुअली में मुझे चाहिए वही कि 0 से n का मैक्सिमम सम क्या होगा। तो तुम्हारा फर्दर सब प्रॉब्लम टूटेगा कि डीपी ऑफ i जो बताएगा कि i से n तक का मैक्सिमम सम क्या होगा। अब तुमको डिफाइन करना है ट्रांजिशन, कि हम किसी भी ith एलिमेंट को लेते हैं तो बाकी का आंसर कहाँ से पूछेंगे। तो तुम्हारा जो वेक्टर पेयर है उसको अगर हम इंडेक्सिंग दे दें, ये 0 1 2 3, जिसमें तुम्हारा नीचे वाला वैल्यू बता रहा है, ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो मान लो तुम ये 1 को पिकअप करते हो, क्योंकि तुम डीपी ऑफ 0 से पहले आंसर पूछोगे, तो वो 0 के अंदर गया और वो बोलेगा कि अगर मान लेते हैं इस 0 को हम पिक किए हैं, जैसे कैसे तुम नैपसैक प्रॉब्लम में करते हो कि हम पिक करेंगे या ना करेंगे, यही करते हैं ना, कि हम गिवन वेट को पिक करें या ना करें। अगर पिक करेंगे तो नेक्स्ट से पूछेंगे जो बचा कुछ आंसर होगा, और नहीं करेंगे तो जस्ट नेक्स्ट इंडेक्स से हम पूछेंगे आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे डीपी ऑफ 0 में तुम्हारा दो केस बनता है कि या तो हम इसको टेक करते हैं या तो नोट टेक करते हैं। तो क्योंकि अगर तुम नोट टेक करेगा मतलब ये 0 इंडेक्स का वैल्यू को नोट टेक करेगा, तो वो नोट टेक किससे पूछेगा, फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू से, कि तुम्हारा आंसर क्या है। तो नोट टेक करेंगे, तो जैसे ही हम नोट टेक करेंगे तो नेक्स्ट इंडेक्स से हम वैल्यू पूछ लेंगे, क्योंकि हम करंट इंडेक्स तो लिया ही नहीं है। और जैसे ही हम टेक करेंगे तो किससे पूछेंगे, इस पर हम अब विचार करते हैं। तो तुम खुद सोचो कि तुम ये 0th इंडेक्स पे तुम्हारा वैल्यू 1 है, उसको तुम टेक करते हो, तो 0 इंडेक्स पे तुम्हारा वैल्यू 1 है, तो आंसर में क्या तुम्हारा अपडेट होगा। तो आंसर में अपडेट होगा कि हम सारा 1 को लेंगे, तो 1 इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 दैट इज 3। तो आंसर में तुम्हारा अपडेट हो जाएगा 1 इंटू 3 3। अब क्योंकि हम इस 0th इंडेक्स को पिक किए हैं, तो नेक्स्ट हम किससे पूछेंगे, किस स्टेट से पूछेंगे। तुम खुद सोचो, ये जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं डीपी का फंक्शन, हम किससे पूछेंगे, इसमें करंट इंडेक्स जो आई है वो क्या भेजेंगे। तो क्योंकि तुम 1 पिक किए हो और तुमको बोल रखा है कि तुम कोई सा भी एक एलिमेंट v ऑफ i पिक करते हैं, तो v ऑफ i प्लस 2 तक कोई सा भी नहीं पिक कर सकते हैं। तो v ऑफ i प्लस 2 तुम्हारा क्या बनता है यहाँ पे, तो 1 प्लस 2 बनेगा 3। तो 3 से बड़ा तुम्हारा जितना एलिमेंट होगा, तो 3 से बड़ा क्या क्या है तुम्हारा 4 5 करते करते इन्फिनिटी। तो जो तुम्हारा तो जो इंडेक्स का वैल्यू 4 से स्टार्ट होता है वहां से आप पिक करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए पिक करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी हम 1 को पिक कर लिए हैं। 1 को पिक किए तो तुम्हारा 2 3 ब्लॉक हो गया है। अब हम 4th एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला रिकर्सिव सोल्यूशन से पूछेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो तुम खुद सोचो, तुम खुद बताओ कि तुम 1 को पिक किए तो अब तुम 2 को पिक करोगे, नहीं इस 4 को पिक करोगे। हाँ भैया पिक करेंगे 4 को। क्यों पिक करेंगे, क्योंकि 4 माइनस 1 मेरा 3 है। तो तुम्हारा अब नेक्स्ट पिक करने वाला एलिमेंट क्या बनता है 4। तो हम इससे इटरेट करेंगे और जैसे ही मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसे हम पिक कर सकते हैं, तो उस सब प्रॉब्लम से हम आंसर पूछेंगे। तो क्योंकि हम इटरेट कर रहे थे तो हमको सबसे पहले इनकाउंटर हुआ 2। तो क्या 2 माइनस 1 तुम्हारा डिफरेंस देता है 1, तो इसे तो पिक नहीं कर सकते हैं। तो और आगे गए हम और अब मिला 4। तो 4 माइनस 1 तुम्हारा 3 बनता है, और 3 2 से बड़ा है, तो इस 4 से हम इस 4 को हम पिक कर सकते हैं। तो इस 4 को हम पिक कर सकते हैं, तो ये 4 कौन सा इंडेक्स पे 2। तो अब हम जो सब प्रॉब्लम पूछेंगे वो बोलेंगे कि इंडेक्स 2 से स्टार्ट होता हो टिल n तक जाता हो, तुम्हारा आंसर क्या है। समझ में आ रहा है कि सब प्रॉब्लम क्या टूटा और तुम्हारा ट्रांजिशन क्या टूटा। तो ये था तुम्हारा कि हम इसको पिक करते हैं, मीन्स टेक करते हैं। और वही अगर नोट टेकन रहेगा, इसको पिक नहीं करते हैं, तो सिंपली हम फंक्शन ऑफ इंडेक्स प्लस 1 दैट इज इंडेक्स 0 पे थे तो 1 इंडेक्स से पूछ देंगे टिल n तक जा रहा हो। इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा उसे हम रिटर्न कर देंगे और वो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो देखो ये प्रॉब्लम तुम्हारा क्या बोल रहा था, और उसे एक सिंपल हम नैपसैक प्रॉब्लम में तोड़ दिए कि करंट एलिमेंट को ले या ना ले। लेंगे तो हम अब एक ऐसा एलिमेंट को चूज करेंगे जिसका वैल्यू मेरा प्रीवियस टेकन से प्लस 2 से बड़ा हो। जैसे ये 4 जो है प्रीवियस टेकन 1 था, 1 प्लस 2 3 होता है, तो 3 से बड़ा हो, वहां से स्टार्ट करेंगे। और वही अगर हम करंट एलिमेंट को नहीं लेते तो जस्ट इससे आंसर पूछ देते कि तुम्हारा मैक्सिमम आंसर क्या है। पर इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो आंसर हम अपडेट कर देंगे अपने फाइनल आंसर में। तो ये एक सिंपल तुम्हारा नैपसैक प्रॉब्लम में टूट गया। अब हम इसका कोड दिखाते हैं ताकि तुमको ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि यार डीपी का रिकर्सिव प्रॉब्लम है, तुम्हें कोड से ज्यादा समझ में आएगा। तो ये रहा मेरा कोड। सो लेट मी शो मी माई कोड। तो ये रहा मेरा कोड जिसमें तुम्हें इनिशियली पावर दिया था। तो सिंपली हम एक मैप बनाए और इस पावर को हम इटरेट कर रहे हैं कि एमपी ऑफ पावर ऑफ आई प्लस प्लस करो। और फाइनली हम एक पावर को अपडेट किए पी डैश से, जिसमें हम वेक्टर पेयर के फॉर्म में रख रहे हैं। और उस पी में हम वेक्टर पेयर के फॉर्म में इस मैप का जो फर्स्ट की होगा और उसका फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम इस पी में डाल देंगे। अब क्योंकि ये p ऑलरेडी सॉर्टेड होगा और इस p का साइज को अपडेट कर देंगे और इस p का साइज को हम n में रख देंगे सच दैट n इक्वल टू p डॉट साइज। और हम एक dp भी बनाए हैं जो कि n साइज का होगा और इनिशियली उसमें -1 रखे हैं ताकि जिसका आंसर मैं निकाल चुका हूं उसे मैं दोबारा ना निकालूं। और फाइनली हम आंसर निकाल रहे हैं इस गेट मैक्स पावर फंक्शन से पूछ के, जिसमें हम पहले भेज रहे हैं इंडेक्स 0 कि जो एडे स्टार्ट होता है 0 से टिल n तक जाएगा उसका आंसर क्या होगा। और उसमें साथ ही साथ हम p भी भेज रहे हैं और dp भी भेज रहे हैं। अब आओ ये गेट मैक्स पावर हम कैसे डिफाइन किए फंक्शन को वो बताते हैं। तो ये रहा तुम्हारा गेट मैक्स पावर फंक्शन, जिसमें तुम्हारा करंट इंडेक्स 0 भेजे थे इनिशियली और वो टिल n तक जा रहा है। फिर से तुम्हारा ये वेक्टर पेयर जो p भेजे हैं और ये dp भेजे हैं, ये एक बेसिस लगाएं कि करंट इंडेक्स अगर तुम्हारा n तक रीच कर गया है तब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी सभी एलिमेंट ले सकते हो, तो तुम रिटर्न कर दो 0।
साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि डीपी में पहले से वो आंसर निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके हैं। तो वही हम देख रहे हैं कि डीपी ऑफ करंट इंडेक्स अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो उसी टाइम ये रिटर्न कर दो आंसर। और अगर ऐसा नहीं है तो दो वेरिएबल बनाओ, टेकन नॉट टेकन। टेकन बताएगा कि करंट इंडेक्स को हम लेंगे, नॉट टेकन बताएगा कि करंट इंडेक्स को नहीं लेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं नॉट टेकन कि तुम करंट इंडेक्स को नहीं लेते हो। जैसे मान लो 0 को नहीं लेंगे तो तुम किससे पूछोगे? वन इंडेक्स से पूछोगे, जैसा कि हम पहले बताए थे। तो वही हम दिखा रहे हैं कि नॉट टेकन जो तुम्हारा पूछेगा वो पूछेगा करंट इंडेक्स +1 से, दैट इज 0 + 1 1 से, और तुम्हारा पी का साइज n तक जाएगा और उसका आंसर क्या होगा? तो वो नॉट टेकन में चला जाएगा उसका आंसर। और वही अगर बात आती है कि करंट इंडेक्स को हम लेंगे, दैट इज 0th इंडेक्स को लेंगे, तब मेरा मैक्सिमम आंसर क्या होगा? तो करंट इंडेक्स को लेंगे तो टेकन में क्या ऐड करेंगे? तो पी ऑफ करंट इंडेक्स डॉट फर्स्ट मीन्स उसका जो की वैल्यू है और उसका फ्रीक्वेंसी है उसे ऐड करेंगे। तो वही चीज़ की है कि पी ऑफ करंट इंडेक्स डॉट फर्स्ट इंटू पी ऑफ करंट इंडेक्स डॉट सेकंड, क्योंकि इसमें तुम्हारा है की वैल्यू और उसका फ्रीक्वेंसी, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 तुम्हारा 3 बार आया था, जैसे कि वीडियो में बताए थे, तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करके हम टेकन में 3 ऐड कर देंगे। अब तुम किससे पूछोगे? 4 से पूछने जाओगे ना, तो वो तुम्हारा 4 कहाँ प्रेजेंट होगा? जस्ट बगल में ही प्रेजेंट होगा। तुमको ये बात पता है क्योंकि तुम सारा पी में डिफरेंट एलिमेंट रखे हो। जैसे हम वीडियो में बताए थे पीछे कि मेरा डिफरेंट एलिमेंट का वैल्यू क्या क्या था? 1 था, 2 था, 4 था। तो क्योंकि सारा एलिमेंट तुम डिफरेंट रखे हो तो तुम्हें करंट इंडेक्स का जो वैल्यू है +2 वाला वैल्यू तुम्हें नजदीक में ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरा एरे इटरेट करना पड़ेगा, वो जस्ट तुम्हें नेक्स्ट इंडेक्स या नेक्स्ट का नेक्स्ट इंडेक्स तक में ही मिल जाएगा, या उससे भी जस्ट एक ज्यादा मींस 3 साइज तक तुम इटरेट करोगे तो तुम्हें नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगा। वही चीज की है कि हम फॉर लूप चलाए हैं करंट इंडेक्स +1 से n तक, और जैसे ही देख रहे हैं कि मुझे एक ऐसा वैल्यू मिल रहा है जिसका वैल्यू मेरे से प्लस जिसका वैल्यू करंट इंडेक्स +2 से भी बड़ा हो, तो वही चीज हम चेक किए कि पी ऑफ आई डॉट फर्स्ट माइनस पी ऑफ करंट इंडेक्स डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन 2 है। तो हम अपडेट कर रहे हैं टेकन को कि टेकन प्लस गेट मैक्स पावर, उसमें कौन सा इंडेक्स भेजेंगे कि जो मुझे करंट नजदीकी में इंडेक्स मिला है, दैट इज आई एन पी डीपी से पूछ देंगे और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ब्रेक इसलिए करेंगे क्योंकि तुम्हें नजदीक वाला पता करना था कि किसे लेना है, कि करंट इंडेक्स हम जैसे 1 को लिए थे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे 1 को लिए थे तो नजदीक वाला तुम्हें कौन सा मिला था? 2 इंडेक्स पे। तो क्योंकि तुम्हें ये चीज पता चल गया था कि 2 इंडेक्स पे मेरा 4 प्रेजेंट है, तो अब इस डीपी से पूछेंगे, तो इसलिए अब हम फोर लूप ब्रेक कर जा रहे हैं ताकि हम ये आगे जाके उससे भी ना पूछ दे, क्योंकि इसके पास तो वो आंसर होगा। ठीक है। और फाइनली जो मेरा टेकन नॉट टेकन में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसे रिटर्न कर देंगे। तो वही चीज की डीपी ऑफ करंट इंडेक्स में रिटर्न करो मैक्सिमम ऑफ टेकन नॉट टेकन। तो ये था मेरा कोड, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि तुम इस कोड को एक्सेस कर पाओ। तो अगर तुम्हें ये सोल्यूशन समझ में आया होगा सो प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आई विल गेट मोर मोटिवेशन टू मेक सच अ वीडियो। सो नाउ आई गोना मूव टू प्रॉब्लम डी, जो कि एक अच्छा प्रॉब्लम था, पिक्स इन एरे। और ये प्रॉब्लम तुम्हारा सेगमेंट ट्री का प्रॉब्लम है, दैट इज प्रॉब्लम डी। सो आई बिकम सो टायर्ड, सो लगातार मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे से। तो चलो कोई ना, ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा सेगमेंट ट्री का प्रॉब्लम है। तो अगर तुम्हें सेगमेंट ट्री आता है तो इसका सोल्यूशन देखना, और अगर नहीं आता है तो पहले तुम जाओ और सेगमेंट ट्री पढ़ लो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी रिसेंट कॉन्टेस्ट से डी प्रॉब्लम सेगमेंट ट्री पे काफ़ी दे रहा है। तो क्यों ना तुम सेगमेंट ट्री पढ़ लो। और आज मैं इस वीडियो में तुम्हें सेगमेंट ट्री का रिसोर्स भी बता ही देता हूँ कि तुम सेगमेंट ट्री कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैं देख रहा था कि कुछ कॉन्टेस्ट से सेगमेंट ट्री बहुत आ रही है। तो क्यों ना मैं एक रिसोर्स दे। तो ये रहा तुम्हारा रिसोर्स कि तुम क्या करना कि कोड फोर्सेस पे जाना, उस पर edu सेक्शन होगा, edu सेक्शन। और यार ये लिटरली edu सेक्शन जो है काफ़ी अच्छी चीज़ है प्रैक्टिस करने के लिए, अगर तुम सीपी या फिर कोडिंग कर रहे हो तो इसमें ITMO एकेडमी जो पायलट कोर्स दिया होगा उसमें एंटर करना। तो उसमें तुमको बहुत डिफरेंट डिफरेंट अच्छे अच्छे टॉपिक का प्रॉब्लम मिल जाएगा। जैसे तुम्हें देखो ये कोर्स कंटेंट में सफिक्स एरे है, सेगमेंट ट्री पार्ट 1 है, सिमिलरली सेगमेंट ट्री पार्ट 2 है, बाइनरी सर्च है। तो मैं यहाँ पे बाइनरी सर्च, सेगमेंट ट्री और सफिक्स एरे प्रैक्टिस किया था अपना ये तीनों टॉपिक सही करने के लिए। तो तुम ये पूरा भी कर सकते हो, जो भी टॉपिक है तुम्हारा 2 पॉइंटर मेथड, ये भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। मैं 2 पॉइंटर इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसका काफ़ी प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी कर चुका था कोड फोर्सेस से ही। तो वो टॉपिक मेरा काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैं वहाँ से नहीं किया था। बट सेगमेंट ट्री मेरा आई थिंक 1 साल पहले काफ़ी वीक था, तो उसे मैं यहाँ से प्रैक्टिस किया था सेगमेंट ट्री। तो तुम पहले सेगमेंट ट्री पार्ट 1 में जाना, और ये स्टेप 1 थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो ठीक है पढ़ लेना, बट अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो क्या करना ना, तुम कोई भी यूट्यूब से नॉर्मल बेसिक सेगमेंट ट्री समझ लेना। प्रियांश अग्रवाल का वीडियो भी पढ़ा होगा आई गेस, तो उसका बेसिक सेगमेंट्री बस पढ़ लेना। बेसिक सेगमेंट्री पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि तुम आप लेजी प्रोपोगेशन भी पहले स्टार्ट में पढ़ लो, बस बेसिक सेगमेंट्री पहले पढ़ लो। और फिर तुम इसका प्रैक्टिस में जाना है, जैसे ये स्टेप 1 है इसका प्रैक्टिस में गए, तो इसका प्रैक्टिस में जाओगे तो तुमको 3 प्रॉब्लम मिलेगा, दैट इज सेगमेंट्री फॉर द सम, सेगमेंट्री फॉर द मिनिमम, नंबर ऑफ मिनिमम ऑन ए सेगमेंट। तो ये तीनों प्रॉब्लम करना। मैं थर्ड प्रॉब्लम इसलिए किया हूँ क्योंकि फर्स्ट ए बी प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ, इसलिए बस सी यहाँ पे सबमिट किया हूँ। बट तुम एज ए बिगिनर हो तो ये तीनों प्रॉब्लम करना, ये बन जाती है तब तुम स्टेप 2 में जाना और वहाँ पे प्रैक्टिस करना बाकी का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर तुम स्टेप 1 स्टेप 2 भी कर लेते हो ना तो तुम लीड कोड का डी प्रॉब्लम कर दोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बट अगर तुमको सेगमेंट्री एक एडवांस लेवल तक ले जाना है तो तुम यार स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जितना तुमको कंप्लीट करना है, मीन्स जहाँ तक तुम कर पाते हो वहाँ तक कर देना, इट्स अपॉन यू, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम तुम्हें दी होगी। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करना है तो तुम क्या करना है, CSCS प्रॉब्लम सेट, आई थिंक ये तुम्हें पता होगा क्योंकि CSCS प्रॉब्लम सेट काफ़ी फेमस प्रॉब्लम सेट है। तो यहाँ पे जाना और यहाँ पे तुम रेंज
क्वेरीज प्रॉब्लम होगा तुम्हारा यहाँ पे, आई गेस हाँ ये रेंज क्वेरीज प्रॉब्लम है, इसका तुम कुछ स्टार्ट का 10 प्रॉब्लम कर दो। आई थिंक 10 इनफ है। 10 तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बोल दिया क्योंकि मैं खुद नहीं किया हूँ यहाँ से, मैं वहाँ से ही किया था। बट ये CSS का प्रॉब्लम यार काफ़ी अच्छी है। मैं अगर आने वाले समय में मुझे टाइम मिलता तो मैं खुद इसे प्रैक्टिस करूंगा। तो तुम इस रेंज क्वेरी से इस प्रॉब्लम को, तो तुम CSS का प्रॉब्लम सेट में रेंज क्वेरी से ये सारा जो प्रॉब्लम है इसमें तुम जितना हो पाए उतना करो, क्योंकि यार तुम्हें खुद पता है कि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छा होगा। और यार सेगमेंट ट्री का तुम ये दोनों कर लेते हो तो यार बूम, कि मतलब तुम्हें लीड कोड का डी प्रॉब्लम आगे चल के मिलेगा तो तुम पक्का तुम उसे सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि यार मैं भी 1 साल पहले अगर देखा जाए तो मुझे सेगमेंट ट्री नहीं आता था, तो मैं भी जब भी लीड कोड का कॉन्टेस्ट दिया करता था मुझे सेगमेंट ट्री बनता ही नहीं था। मैं देखता था अच्छा यार सेगमेंट ट्री है, छोड़ो ये मेरे से नहीं होगा, सी तक बनाता था, क्विट। बट बट मैं सोचा आगे कि ये कब तक करूंगा, बिकॉज आई हैव टू रीच अ लेवल ऑफ गार्जियन और मुझे रेटिंग और बढ़ानी है, तो ये सब तो सीखना पड़ेगा ना। और ये टॉपिक कभी कभी तुम्हें अच्छी अच्छी कंपनी में पूछ भी देती है, तो तुम ये टॉपिक तुम ये दोनों प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस करना। और अगर तुम ये दोनों प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम्हारा सेगमेंट ट्री बूम, लिटरली मानो बहुत अच्छा होगा। तुम खुद सोचो ना कि मैं CSS का नहीं किया हूँ, बस मैं कोड फोर्सेस से ही प्रैक्टिस किया हूँ, फिर भी मैं मैक्सिमम लीड कोड का डी प्रॉब्लम जो सेगमेंटरी से आता है उसे मैं अटेम्प्ट करके सॉल्व कर लेता हूँ मैक्सिमम टाइम। आई एम नॉट श्योरिंग कि मैं हमेशा कर ही दूंगा, क्योंकि ये गारंटी कोई भी कोडर नहीं लेता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बट मैं अपने में चेंजेस देखा हूँ कि जो मैं पहले 1 साल था वो अब नहीं हूँ, मैं अब कर पाता हूँ। तो वही मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम जाओ और ये दोनों करो, अगर नहीं किए हो तो। और अगर किए हो तो चलो मैं बताता हूँ कि ये जो पिक्स इन एरे है ये बेसिक सेगमेंटरी प्रॉब्लम ही था। बस तुम जो अपना सेगमेंटरी का बिल्ड अपडेट क्वेरी बनाते हो उसमें फर्दर मॉडिफाई करते हो। तो इस वीडियो में हम एक्चुअली में लॉजिक बताएंगे, तुम लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज इंप्लीमेंटेशन तो तुम पे है कि तुम कैसे करोगे उस चीज़ को इंप्लीमेंट। तो चलो इस प्रॉब्लम को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। तो इस प्रॉब्लम में ये बोल रखा है कि मैं तुम्हें एक एरे दूंगा ALR, जिसमें तुम्हारा एलिमेंट होगा A1 A2 A3 A4 जो भी हो। अब तुम्हारे पास दो टाइप का क्वेरीज आएगा, जिसमें तुम्हारा 1 LI होगा और सेकंड टाइप का क्वेरी में तुम्हारा 2 इंडेक्स आई वैलाई होगा। तो पहले हम सेकंड टाइप का क्वेरी बताते हैं, क्योंकि फेमस क्वेरी है और हमेशा तुम डिफरेंट प्रॉब्लम में इस टाइप का क्वेरी देखोगे। तो ये सेकंड टाइप का क्वेरी ये बता रहा है कि इंडेक्स आई पे जो भी वैल्यू होगा, जैसे A2 होगा, इंडेक्स आई तुम्हारा A2 है तो उसे चेंज करके वैलाई कर दो, इसे चेंज करके वैलाई कर दो। तो ये था तुम्हारा सेकंड क्वेरी। अब तुम्हारा फर्स्ट क्वेरी बता रहा है कि तुम्हारा अगर LI से RI रेंज लिया जाए, LI से RI रेंज लिया जाए तो उस रेंज में कितना पीक एलिमेंट है। पीक एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट जो अपने नेबरिंग से स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो। जैसे मान लो AI अगर पीक एलिमेंट है, सो AI शुड बी ग्रेटर देन AI+1 एंड AI शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन AI-1। तो AI को हम बोलेंगे पीक एलिमेंट। तो तुमको बताना है कि LI से RI के रेंज में ऐसा कितना पीक एलिमेंट है। चलो पीक एलिमेंट है, साथ ही साथ ये कंडीशन दे रखा है कि 0 इंडेक्स और N-1 इंडेक्स कभी भी पीक एलिमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उसका दोनों पीक एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उसका दोनों नेबर एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे 0 इंडेक्स का नेबर -1 एग्जिस्ट नहीं करता है, सिमिलरली N-1 इंडेक्स का नेबर दैट इज N एग्जिस्ट नहीं करता है। तो 0 और N-1 कभी भी पीक एलिमेंट नहीं हो सकता है। एक बार मैं ये टेस्ट केस भी दिखा दूं, जो तुम्हारा सेकंड टेस्ट केस है। तो इस टेस्ट केस में जो तुम्हारा एरे में एलिमेंट था दैट इज 4 1 4 2 1 5 था, और तुम्हारा जो क्वेरी था वो 3 क्वेरी था, जिसमें तुम्हारा पहला क्वेरी ही तुम्हारा अपडेट क्वेरी दे रखा था कि तुम सेकंड इंडेक्स पे जाओ और उसका वैल्यू को 4 से अपडेट कर दो। तो तुम्हारा सेकंड इंडेक्स पे ऑलरेडी 4 अपडेट था, तो तुम करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेरी आता है दैट इज 102। तो 1 मतलब फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेरी। तो वो बताओ कि 0 से 2 के रेंज में कितना पीक एलिमेंट है। तो तुम खुद देखो ये 0 1 2 में कोई सा भी पीक एलिमेंट है नहीं है, तो तुम आउटपुट करो 0। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेरी आता है 0 से 4 के बीच में कितना पीक एलिमेंट है। तो 0 1 2 3 4, तो इस रेंज में कितना पीक एलिमेंट है। तो एक ही पीक एलिमेंट है जो कि ये है 4, क्योंकि ये 4 जो है उसका नेबरिंग एलिमेंट क्या क्या है 2 और 1, तो ये दोनों से बड़ा है, 2 से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है। तो इस रेंज में एक ही पीक एलिमेंट है तो हम आउटपुट करेंगे 1। तो दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो चलो अब डिस्कस करते हैं इसका सोल्यूशन की तरफ। तो देखो इस प्रॉब्लम में अगर तुम्हें बेसिक सेगमेंट्री आता है तो समझाने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, बस तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम अपना जो सेगमेंट्री बिल्ड करोगे उसमें क्या क्या चेंजेस करोगे। जो नॉर्मल सेगमेंट्री होता है जो तुम्हारा मैक्सिमम देता है या सम देता है, उसमें क्या चेंजेस करोगे, बस उसमें डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम अपना कोड दिखाएंगे ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम में तुम्हें बस कंपैरिजन करना है कि नॉर्मल सेगमेंट्री में हम क्या चेंजेस करें जो हम इस आंसर की तरफ आ पाए। तो इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैं अपना कोड भी दिखाता हूँ साथ ही साथ, ताकि तुम्हें समझ में आ पाए, और साथ ही साथ मैं तुम्हें नोटपैड पे ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा कि मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ और कोड के साथ बताऊंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो नॉर्मल सेगमेंट्री में तुमको तो पता ही है कि बिल्ड फंक्शन क्या करता है, अपडेट क्या करता है और क्वेरी क्या करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बिल्ड फंक्शन पे कि ये बिल्ड क्या कर रहा है एक्चुअली में। ठीक है, ये जो तुम्हारा ग्लोबल वेक्टर ARR है, ये तुम्हारा इनिशियल वेक्टर जो तुम्हारा इनपुट दिया होगा क्वेश्चन में, वो तुम्हारा इस वेक्टर ARR में होगा। सिंपली ये जो ट्री है सेगमेंट ट्री, ये फाइनली हम बिल्ड करके इसी से आंसर पूछेंगे। तो यहाँ तक तो तुम्हें पता होगा नॉर्मल मीन्स सेगमेंट ट्री अगर किया होगा तो। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये बिल्ड फंक्शन क्या कर रहा है। अच्छा तो तुम एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हारे पास एरे है A0 A1 A2 A3, ठीक है, और हम तुमसे नंबर ऑफ पीक एलिमेंट पूछ रहे हैं, अगर हम तुमको रेंज 1 से 1 दे तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम खुद बताओ। तो 1 से 1 में मेरा आंसर 0 होगा।
अब तुम बोलोगे भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि ये A1 जो है A0 से बड़ा हो और ये A1 A2 से बड़ा हो, तब तो 0 नहीं होगा, 1 होगा। तो उसके लिए 1 होगा अगर मेरे से रेंज पूछे A0 से A2। बट अगर तुमको रेंज दे रहा है 1 से 1, मतलब यही एक वेक्टर में एलिमेंट है, तब तो 0 होगा आंसर। तो सेगमेंट ट्री तुम्हारा L से R वही बताएगा कि अगर मेरा वेक्टर्स का साइज L से स्टार्ट होता है और R पे एंड होता है तो मेरा आंसर क्या होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो तुम्हारा 1 1 में सेगमेंट ट्री 1 1 से आंसर पूछोगे तो वो तुम्हारा क्या देगा, 0। सिमिलरली अगर तुम्हारा सेगमेंट ट्री 1 से 2 के लिए आंसर मांगेगा तो वो तुम्हारा क्या देगा, इसके लिए भी 0 देगा, क्योंकि भाई 2 ही एलिमेंट है तो तुम्हारा पीक नहीं बन सकता है। ये तुम्हें प्रॉब्लम में भी दे रखा है। अब तुम्हारा बात आती है कि 1 से 3 के लिए तुम अगर रेंज पूछ रहे हो और आंसर मांग रहे हो, तब तुम्हारा आंसर कैसे कैलकुलेट होगा। तो तुम उसके लिए चेक करोगे कि अगर तुम्हारा a ऑफ 2 बड़ा है a ऑफ 3 से, सिमिलरली a ऑफ 2 बड़ा है a ऑफ 1 से, तो हम इसके लिए अपडेट कर देंगे 1। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके सेगमेंट ट्री अपना बनाए हैं। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम सेगमेंट ट्री बनाए हैं। बट इसमें हम एक चीज एक्स्ट्रा डाले हैं कि अगर हम सेगमेंट ट्री को मिड से बांट रहे हैं तब हम कैसे अपडेट करेंगे। तो चलो वो चीज एक बार हम तुम्हें बता देते हैं। सो लेट मी इरेज दिस ऑल। तो मान लो तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम आता है कि 0 से 3 में नंबर ऑफ पिक कितना होगा, और उसके लिए तुम अभी आंसर नहीं निकाल चुके हो, तो तुम इसको आंसर कैसे निकालोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम इसको पहले मिड के लिए भेजोगे, 0 से मिड के लिए आंसर क्या होगा, फिर मिड प्लस 1 से एंड तक का आंसर क्या होगा, और फाइनली ये दोनों जो आंसर होगा उसको ऐड ऑन कर देंगे, और साथ ही साथ वो जो ब्रिज बन रहा होगा बीच में उससे हम आंसर कैलकुलेट करके अपडेट करेंगे। तो वो चीज हम मोस्टली तुम्हें यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो 0 से 3 में तुम्हारा मिड क्या बनेगा, 0 प्लस 3 बाई 2 दैट इज 1। तो तुम्हारा जो लेफ्ट साइड का रेंज बनेगा वो बनेगा 0 से 1, 0 से 1, और राइट साइड का रेंज बनेगा जो सेगमेंट से हम पूछते हैं रेंज, वो बनेगा तुम्हारा 2 से 3। तो क्योंकि अब तुमको 0 से 3 निकालना है तो हम बोलेंगे जो हमको 0 से 1 अपडेट करके देगा वो ऐड करेंगे। तो मतलब सेगमेंट ऑफ 0 से 1 जो हमको आंसर देगा वो अपडेट कर लेंगे 0 से 3 में, साथ ही साथ सेगमेंट ऑफ 2 से 3 जो हमको आंसर देगा वो अपडेट कर लेंगे, मीन्स उन दोनों का सम हम अपडेट कर लेंगे किस में, सेगमेंट ऑफ 0 से 3 में। बट इसमें एक और बात हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब 0 1 दोनों आपस में मिल रहा है, तो क्या ये 1 एक पॉसिबिलिटी बनता है ना ये एक पीक एलिमेंट हो, साथ ही साथ 2 एक पॉसिबिलिटी बनता है ना ये एक पीक एलिमेंट हो। तो वही चीज साथ ही साथ चेक करना है। तो इनिशियली हम ये चीज तो लिख देंगे सेगमेंट ऑफ 0 3 इक्वल टू सेगमेंट ऑफ 0 1 प्लस सेगमेंट ऑफ 2 3। साथ ही साथ हम ये भी चीज चेक करेंगे कि इफ a ऑफ 1 इज ग्रेटर देन a ऑफ 2 एंड a ऑफ 1 इज ग्रेटर देन a ऑफ 0, तो सेगमेंट ऑफ 0 3 जो है तुम्हारा सेगमेंट ऑफ 0 3 है उसको ऐड करो, प्लस प्लस करो, क्योंकि एक मेरा आंसर यहां से भी बन रहा है। सिमिलरली अगर तुम्हारा सेम चीज a ऑफ 2 के साथ भी हो रहा हो कि a ऑफ 2 इज ग्रेटर देन a ऑफ 3 एंड a ऑफ 2 इज ग्रेटर देन a ऑफ 1, तो सेम चीज सेगमेंट ऑफ 0 3 को प्लस प्लस करो, क्योंकि हम ये दोनों रेंज को जब ऐड ऑन करेंगे जब जुड़ेगा, ये जो तुम्हारा 1 है और 2 है वो तो अपडेट नहीं होगा ना 0 3 में, क्योंकि हम ऐड तो इस पे कर रहे हैं, 0 1 का रेंज ऐड कर रहे हैं और 2 3 का ऐड कर रहे हैं। तो ये हमको अलग से चेक में तो डालना पड़ेगा ना कि ये चीज है तो सेगमेंट में फर्दर प्लस प्लस करो, और ये चीज है सेगमेंट में फर्दर प्लस प्लस करो। और साथ में ये भी चीज चेक करना कि अगर तुम इस एलिमेंट को चेक कर रहा है तो इस रेंज, तो इसके पीछे वाला जो एलिमेंट है वो इस रेंज में आना चाहिए, मतलब ये जो 0 1 2 है उस रेंज में आना चाहिए। तो वो अभी हम बताएंगे कोड दिखा के। तो चलो हम कोड एक बार दिखा देते हैं कि हम एक्चुअली में किए क्या है। सो लेट मी शो यू माई कोड। तो वही चीज हम बिल्ड किए कि अगर स्टार्ट तुम्हारा एंड के बराबर है तो सेगमेंट ट्री ऑफ इंडेक्स 0 कर दो। क्यों? क्योंकि हम बताए थे तुम्हें कि तुम्हारा 1 1 से पूछोगे तो क्या देगा आंसर, भाई 0 ही देगा ना। तो वही चीज कर रहे हैं, सेगमेंट ट्री ऑफ इंडेक्स को 0 से अपडेट करके रिटर्न कर जाओ। और अगर ऐसा नहीं है तो मिड निकालो, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, और बिल्ड फंक्शन को कॉल करो, दैट इज स्टार्ट से मिड तक जाए और मिड प्लस 1 से एंड तक जाए, और फाइनली तुम सेगमेंट ट्री ऑफ इंडेक्स में ऐड कर दो सेगमेंट ट्री ऑफ लेफ्ट जो तुम्हारा स्टार्ट से मिड तक जा रहा था, और सेगमेंट ट्री ऑफ राइट जो कि तुम्हारा मिड प्लस 1 से एंड तक जा रहा था, उन दोनों को ऐड ऑन कर दो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात आती है कि ये चीज हम इफ कंडीशन में क्या लगाएं, ये बस समझ जाओ तो तुम्हारा मतलब ये क्वेश्चन हो गया। तो यही चीज हम ब्रिज वाला चीज चेक किए, जो हम तुम्हें बताए थे ना कि तुम्हारा A0 A1 A2 A3 होगा, तो तुम एक बार A0 और A1 से पूछे थे आंसर, और A2 और A3 से पूछे थे आंसर, और फाइनली ये जो तुम्हारा ब्रिज बन रहा था इसके लिए भी तो देखना पड़ेगा ना कि A1 जो है पीक एलिमेंट है कि नहीं, A2 जो है वो पीक एलिमेंट है कि नहीं। तो वही चीज हम चेक किए। तो वो चीज कैसे चेक करेंगे, तो वो चीज तभी चेक हो पाएगा जब तुम्हारा एटलीस्ट इस रेंज में रेंज ऑफ एलिमेंट 3 या 3 से बड़ा हो। तो वही चीज हम यहाँ पे पहले इफ कंडीशन लगाए हैं कि इंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तभी ये इस कंडीशन पे जाओ, ये जो कंडीशन है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना भाई, क्योंकि तुम्हारा जो रेंज है वो 2 ही एलिमेंट होगा, तो तुमको पता है कि फालतू ये चेक करना है। तो वही चीज चेक किया कि इंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये चीज चेक करो। अब ये चीज कैसे चेक करो, तो हम देख रहे हैं कि अगर मिड माइनस स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब कि पहले हम A1 जो पहला ब्रिज है A1 उसके लिए चेक कर रहे हैं, तो A1 कहाँ पे होगा, तुम्हारा मिड पे होगा, और A0 कहाँ पे होगा, वो स्टार्ट पे होगा, वो स्टार्ट पे होगा, यहाँ पे स्टार्ट है। तो वही चीज हम देख रहे हैं कि मिड माइनस स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है,
और इंड माइनस मिड प्लस 1, तो ये तो तुम्हारा मिड प्लस 1 होगा, ये जो A2 है ये होगा तुम्हारा मिड प्लस 1। और अगर यहाँ एक ही एलिमेंट होगा तो ठीक है, ये मिड प्लस 1 ही तुम्हारा इंड बन जाएगा, और अगर एक एलिमेंट नहीं होगा तो ये तुम्हारा इंड बनेगा। तो क्योंकि तुमको A1 चेक करना है तो ये चीज़ तो तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि इसके अगल बगल एटलीस्ट एक एलिमेंट हो, तो वही चीज़ चेक कर रहे हैं कि मिड माइनस स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब इसके पीछे एक एलिमेंट तो है। इंड माइनस मिड प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसके आगे भी एक एलिमेंट है, तो सिंपली चेक कर दो कि इफ ए आर आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड माइनस 1 एंड ए आर आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड प्लस 1, तो सेगमेंट ट्री ऑफ इंडेक्स को प्लस प्लस करो। तो ये चीज चेक हो गया। अब हमको A2 को चेक करना है, तो A2 को कैसे चेक करेंगे तुम खुद बताओ, क्योंकि तुम अभी मिड प्लस 1 को चेक कर रहे हो, तो एटलीस्ट इसके पीछे एक एलिमेंट होना चाहिए। तो एक एलिमेंट क्या बनता है कि ये मिड जो है वो या तो स्टार्ट ही बन जाए, लगभग अगर एक एलिमेंट होना चाहिए, तो वही चीज चेक कर रहे हैं कि मिड माइनस स्टार्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मतलब इसके पीछे एक एलिमेंट है। सिमिलरली इंड माइनस मिड प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसके राइट साइड भी एक एलिमेंट है। तो अगर ऐसा है तो देख लो कि ये A2 पीक एलिमेंट है कि नहीं, मींस मिड प्लस 1 पीक एलिमेंट है कि नहीं, तो वही चीज चेक कर रहे हैं कि ए आर आर ऑफ मिड प्लस 1 ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड प्लस 2 एंड ए आर आर ऑफ मिड प्लस 1 ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड, तो सेगमेंट ट्री ऑफ इंड को प्लस प्लस करो, तो फाइनली तुम्हारा सेगमेंट ट्री अपडेट हो जाएगा। तो अब बात आती है अपडेट में क्या होगा, तो अपडेट में कुछ नहीं होगा, जो तुम्हारा बिल्ड फंक्शन होता है ना वही सेम चीज अपडेट में हो जाता है, बस हम एक पॉइंट पे अपडेट कर देते हैं गिवन वैल्यू से। तो एक बार हम तुमको अपडेट का भी कोड शो करते हैं। तो देखो अपडेट में कुछ नहीं किया है, बस स्टार्ट अगर इंड है तो सेगमेंट ट्री ऑफ इंड को 0 करो, बस ए आर आर ऑफ पोजीशन को वैल कर दो, जो यहाँ पे हम सेम चीज कर रहे थे बस वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कर दो, कोई ए आर आर ऑफ पोजीशन को वैल कर दो, और बाकी सेम चीज होगा तुम्हारा, ये जो पूरा कोड है ना बाकी सेम चीज होगा जो बिल्ड में होगा। अब आती है क्वेरी में, तो क्वेरी में भी सेम चीज होगा, बस तुम्हारा जो रेंज होगा लेफ्ट से राइट वो तुम्हारा स्टार्ट से एंड के अंदर आना चाहिए। वो मतलब ये बिल्ड में स्टार्ट से एंड चेक कर रहे थे, वो तुम्हारा लेफ्ट से राइट के रेंज के अंदर आना चाहिए। समझ रहे हो इस बात को? मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास अगर A1 A2 A3 A4 A5 A6 कुछ भी एरे में हो और तुम्हें क्वेरी देता है A3 से A5, तो क्योंकि तुम सेगमेंट ट्री को कहाँ से कहाँ भेजोगे, स्टार्टिंग में तो तुम A0 से भेजते हो AN-1, मींस यहाँ से यहाँ तक भेजते हो सेगमेंट ट्री को, A0 से A6 तक भेजते हो, बट तुमको चाहिए क्वेरी में मांगा A3 से A5, तो वहाँ जो हम इफ कंडीशन जो चेक में लगा रहे हैं एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट करने के लिए, वो बस वहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज देख लेंगे कि ए ऑफ मिड जो हम देख रहे हैं, ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड माइनस 1 ग्रेटर देन ए ऑफ मिड प्लस 1 मिड प्लस 1, तो ये जो ए ऑफ मिड माइनस 1 है और ए ऑफ मिड प्लस 1 है वो तुम्हारा एल से आर के बीच में आना चाहिए, एल से आर के बीच में आना चाहिए, क्योंकि तुमको उसी रेंज का आंसर देना है। तो देखो एक बार क्वेरी का तुम्हें कोड दिखाते हैं, काफी इजी है वो भी। तो ये रहा मेरा क्वेरी का कोड। तो क्वेरी का कोड में तुमको पता है कि हम ये एक एक्स्ट्रा केस डाल दिए, वो नहीं भी डालेगा तो चलेगा कि इंड माइनस स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू 1 तो रिटर्न 0 करो। बाकी सारा चीज सेम है कि अगर तुम्हारा स्टार्ट और इंड जो तुम्हारा सेगमेंट है वो रेंज के अंदर ही आ जा रहा है तो वो सेगमेंट को रिटर्न करा देंगे, जो सिंपल तुम्हारा नॉर्मल सेगमेंट ट्री होता है। और अगर तुम्हारा वो सेगमेंट के बाहर आ रहा है तो रिटर्न कर दो 0, और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली वही मिड को निकालो और लेफ्ट क्वेरी से पूछो और राइट क्वेरी से पूछो, और फाइनली करंट आंसर में जो मेरा लेफ्ट आंसर होगा राइट आंसर होगा उसे ऐड करेंगे। अब ये चीज जो इफ एल्स कंडीशन है वही हम बताएं कि तुम बस अब रेंज देखना कि जो तुम मिड माइनस 1 मिड प्लस 1 से चेक कर रहे हो तो वो मिड माइनस 1 लेफ्ट से बड़ा या बराबर है ना, राइट से छोटा या बराबर है ना, वही चीज बस चेक कर रहे हैं कि इफ इंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो मिड माइनस स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इंड माइनस मिड प्लस 1 वही सेम सेम चीज है जो अपडेट में बताए थे। बस साथ ही साथ ये देख रहे हैं कि मिड माइनस 1, क्योंकि हम मिड माइनस 1 से ही चेक कर रहे हैं ना कि करंट एलिमेंट पीक एलिमेंट है कि नहीं, तो उसको बस देख रहे हैं कि वो लेफ्ट से बड़ा है कि नहीं। सिमिलरली मिड प्लस 1 राइट से छोटा है कि नहीं, तो अगर ऐसा है तो सिंपली देख लो वो बड़ा है तो वो पीक एलिमेंट है तो करंट आंसर प्लस प्लस करो। सिमिलरली अगर नेक्स्ट पीक एलिमेंट बन रहा होगा दैट इज मिड प्लस 2 दैट इज मिड प्लस 1, तो वही चीज इसमें भी चेक करना पड़ेगा कि मिड प्लस 2 राइट से छोटा या बराबर है क्या, मिड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट है क्या, तो अगर पीक एलिमेंट है फिर से करंट प्लस प्लस करो, फाइनली करंट रिटर्न कर दो। तो ये था मेरा सिंपल कोड, इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो ये था मेरा कोड, और फाइनली यहाँ पे तुम अगर मैंने फंक्शन को दिखाऊं तुम्हें, तो ये है तुम्हारा काउंट ऑफ पिक्स जिसमें वेक्टर वी पास किए हैं, क्वेरी पास किए हैं, और सेगमेंटरी को रिसाइज किए हैं 4 एंड टू एंड साइज का, और इस एरे को जो तुम्हारा ग्लोबल एरे बना था उसे अपडेट किए हैं वी5 से, बिल्ड फंक्शन कॉल किया है ताकि वो तुम्हारा सेगमेंटरी बिल्ड कर दे, और ये तुम्हारा वेक्टर आंसर है जो फाइनल आंसर हम रिटर्न कर रहे हैं। और क्वेरी देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट टाइप का तुम्हारा क्वेरी है तो क्वेरी को अपडेट कर, क्वेरी को कॉल कर दो, अगर क्वेरी को कॉल करके आंसर मंगाओ और आंसर में पुशबैक करो वो आंसर करंट आंसर, और अगर ऐसा नहीं है क्वेरी सेकंड टाइप का है तो अपडेट को कॉल करके उसे अपडेट कर दो और फाइनली तुम रिटर्न कर दो आंसर। सो दिस वाज माय होल कोड, मैं आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा। बस तुम्हें अगर समझ में आया हो तो सो प्लीज 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 लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स हु हैव एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम सो दैट आई विल गेट मोर मोटिवेशन टू मेक दिस वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।